हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। अभी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे ईमेल के थ्रू मिलता है, वो ये है कि टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। मतलब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे ये कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन दिखाइए। तो अभी मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री है। तो बेसिकली इस टाइप का कोई भी यहाँ पे टैक्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या तो कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है जिसमें सीनियर सिटीजन से वो टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सके। अभी कैसा है कि एक्सेप्ट एक चीज़ ऐसी है कि पीपीएफ में अगर आपने बहुत साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो पीपीएफ का जो विड्रॉवल अगर जो है वो अगर आप अपने 60 ईयर्स के बाद करते हैं तो उसको आप टैक्स फ्री काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी कोई भी चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वो कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री नहीं है। जैसे कि बैंक्स फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो ये कोई भी स्कीम के अंदर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो बेसिकली आपके इनकम के अंदर ऐड हो जाता है, और टोटल आपका जो इनकम होता है वो एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से ये होता है, टैक्सेबल होता है। और तो मतलब बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, वो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री नहीं है। तो अभी यहाँ पे कैसा है कि तो मेन क्वेश्चन ये आता है, तो बेस्ट पॉसिबल वेज कौन से है टैक्स रिड्यूस करने के। तो मैं यहाँ पे आपको दो पॉसिबल वेज यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जिससे अगर आप सीनियर सिटीजन है या तो आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हैं कंपैरिजन टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला ऐसा है कि एक जो ऑप्शन ये है, जो आज के डेट में मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, प्लस न्यू रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारे हैं उसके अंदर भी मैं यहाँ पे सबको रिकमेंड करता हूँ कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी आपको डायरेक्ट इक्विटी या तो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इक्विटी का कैपिटल गेन टैक्स है वो सिर्फ 10% है 1 लाख के कैपिटल गेन के बाद। तो इससे कैसा होता है कि आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट फंड का रखते हैं तो बेसिकली जो आपने इक्विटी के अंदर जो निवेश किया हुआ आता है उसका कैपिटल गेन पर आपको सिर्फ 10% मतलब कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर, और वो भी 1 लाख से ज़्यादा अगर कैपिटल गेन होता है तो जो सरप्लस अमाउंट है उसके पर। तो इक्विटी के अंदर इस टाइप से आप इन्वेस्टेड रह के दो चीज़ हो पाएगी, आप अपने वेल्थ का परचेजिंग पावर भी मेंटेन कर पाएंगे, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आप जो है वो टैक्स भी सेव कर पाते हैं। ऑब्वियसली इक्विटी जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटाइल होती है, पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा है तो इक्विटी वॉलेटाइलिटी कम हो जाती है और आपको डिसेंट गेन मिलता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं जिसके अंदर 2/3 से ज़्यादा अमाउंट जो है वो इक्विटी के अंदर निवेश किया गया है। तो इस टाइप के जो बैलेंस या तो हाइब्रिड फंड होते हैं उसका टैक्स ट्रीटमेंट एग्जैक्टली इक्विटी फंड की तरह ही होता है, तो आपको ओवरऑल लेस टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा कैसा है कि आप एक्चुअली ऑब्वियसली रिटायर हो गए हैं तो आपको डेट में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन पोर्शन ऑफ मनी आपको इक्विटी में भी निवेश करना चाहिए, जिसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आया है और आपका मंथली इनकम का जो रिक्वायरमेंट है वो 35,000 रुपीज़ है, तो आप 1 करोड़ में से सिर्फ 60 लाख रुपीज़ जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री योजना। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बाकी के लेकिन जो 40 लाख रुपीज़ जो है वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर या तो इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है उसके अंदर निवेश करना चाहिए 5 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन पर। और इसमें एवरी 2 to 4 ईयर जैसे जैसे कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन निकाल के आपको डेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इस वे में आपका जो ये 40 लाख के ऊपर का जो इक्विटी का कैपिटल गेन होगा 1 साल के बाद का, वो सिर्फ 10% के रेट पर ही टैक्सेबल होगा, और वो भी 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन। तो ऐसा करने से आपके दो फायदे हो गए। एक तो ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहेगा यहाँ पे, मतलब आपका जो ये वेल्थ है वो इक्विटी में भी अगर आप निवेश कर रहेंगे तो क्या होगा कि आपका परचेजिंग पावर भी मेंटेन होगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप टैक्स भी अच्छा खासा सेव कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन में ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब लिक्विड फंड। डेट म्यूचुअल फंड यहाँ मेरा मतलब है लिक्विड फंड, क्योंकि ये जो लिक्विड फंड्स होते हैं
वो मोर टैक्स एफिशिएंट्स होते हैं, और या तो डेट फंड कोई भी बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम, आपको क्या करना चाहिए कि डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन पर अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो बेसिकली क्या है कि इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ सिर्फ 20% आपको पे करना होता है। तो ओवरऑल मैंने मेरे अब दूसरे वीडियोस में भी दिखाया गया है कि कितना आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बैंक फिक्स डिपॉजिट के अबो। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है कि आपको इक्विटी के अंदर निवेश करना चाहिए पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, और सेकंड आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए बैंक फिक्स डिपॉजिट से लेके। बाकी का जो फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए जो मनी है वो आप कोई भी यहाँ पे ये जो स्कीम्स दिखाई गई है, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, मंथली इनकम स्कीम, SC SS और PMVY, तो इसमें आपको स्प्रेड करके मंथली इनकम आपको जनरेट करना चाहिए। तो अभी दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।